नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 15 दिसंबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर हम उनकी समीक्षा करेंगे। साथ साथ इसी समीक्षा के आधार पर जो संभावित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न होंगे, उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इस परीक्षा को आगामी 18 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण करना है और आप इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा सामान्य अध्ययन से संबंधित 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और ऑनलाइन रूप में आप इसको दे सकते हैं। इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आप 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और इस आधार पर बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अलग अलग जो भी कोर्स हैं, उसमें आपके भाग लेने की स्थिति बनती है। आज के सत्र को हम प्रारंभ करें इससे पहले कल हमारा जो समाचार विश्लेषण था, उसमें अगर हम एक समाचार को देखें जो प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण के बढ़ने की स्थिति है, उस आलेख को हमने सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में बता दिया, जो गलत है क्योंकि वह आलेख अर्थव्यवस्था से संबंधित था, इसीलिए वह सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में होगा और गलती से वहां पर द्वितीय प्रश्न पत्र बताया गया है, तो ये सुधार आप कर लेंगे। आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा जो पहला विषय है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से ही है, सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ है और प्रश्न संख्या 10 पर है। इस आलेख में भारत का जो निर्यात है उसमें जो गिरावट हुई है उसके संदर्भ में चिंता व्यक्त की गई है। वाई आर इंडिया स्लोइंग एक्सपोर्ट ए कॉज फॉर कंसर्न, यानी अगर भारत का निर्यात एक तरह से नीचे जा रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, तो वो हमारे लिए चिंता की स्थिति क्यों है। वर्तमान में अगर हम आयात निर्यात के कुछ आंकड़े देखें तो अगर हम अक्टूबर 2021 की तुलना अक्टूबर 2022 से करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें 2021 से हम 2022 में अभी तुलना कर रहे हैं और इस तुलना के आधार पर आंकड़ा ये कह रहा है कि भारत में अक्टूबर 2022 में अक्टूबर 2021 की तुलना में निर्यात में लगभग 16.7% की गिरावट आई है। और आप ध्यान रखें, फरवरी 2021 के बाद किसी भी महीने में निर्यात की ये पहली गिरावट है। तो आप कह सकते हैं कि एक वर्ष से लंबे समय के बाद पहली बार किसी भी महीने में निर्यात में एक तरह से गिरावट की स्थिति बनी है। अगर हम आयात की बात करें तो आयात तुलनात्मक रूप में आप देखें धीमी गति से बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग जो वस्तुएं जो हम आयात करते हैं उनकी कीमतों में थोड़ी कमी आई है, इसीलिए हमारा जो आयात है उसके बढ़ने की जो गति है वो थोड़ी सी कम हुई है। अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो ये लगभग 50% तक बढ़ चुका है। आंकड़ा अगर हम देखें निर्यात का 35.73 अरब डॉलर से घटकर 29.78 अरब डॉलर पहुंच चुका है और ये गिरावट कितनी है, जैसा अभी हमने चर्चा किया, 16.7%। आयात की अगर हम बात करें तो ये जरूर आपका 53.64 अरब डॉलर से बढ़कर 56.69 अरब डॉलर हो चुका है। जहां तक हम यहाँ पर बात करते हैं डेफिसिट या घाटे की, तो जब हम व्यापार घाटे की बात करते हैं तो आयात निर्यात का अंतर, तो ये अंतर अगर हम देखें तो जो अंतर अक्टूबर 2021 में आप देखिए 17.91 अरब डॉलर था, वो अब बढ़कर 26.91 अरब डॉलर हो चुका है। यहाँ पर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो निर्यात में गिरावट देखी गई है। इसमें अगर हम प्रमुख इन 5 क्षेत्रों की बात करें, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग वस्तुओं की बात करें 21.26% की गिरावट है। दूसरा अगर हम देखें रत्न और आभूषण यानी जेम्स एंड ज्वेलरी, जो हमारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं, इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स का हम निर्यात करते हैं उसमें गिरावट है। इसी के साथ साथ अगर हम दवा और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो भी हमारे निर्यात है उसमें अगर हम देखें तो एक यहाँ पर गिरावट दिख रही है। तो प्रमुख रूप से जैसा हमने आंकड़ा देखा, इंजीनियरिंग के जो सामान है उसमें अगर हम देखें तो भारत का जो निर्यात है वो लगभग अगर हम पिछले 2 दशक से देखें तो लगातार एक मजबूती रही है, लेकिन अभी हमने आंकड़ा देखा कि इसमें लगभग आपका 21% की गिरावट है। तो ये कारण क्या है कि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में ये गिरावट आई है? इसका कारण ये है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति है, यानी मूल्य काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो इंजीनियरिंग वस्तुओं का जो निर्यात है वो एक तरह से वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो रहा है, या वहाँ पर आप कह सकते हैं मांग थोड़ी कम हुई है। इसी के साथ साथ चीन में मांग कम हुई है। यूरोपीय संघ और अमेरिका में आप देखें तो मंदी की स्थिति है, तो वहाँ पर भी मांग में गिरावट आई है। और रूस यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी कहीं ना कहीं मांग को नीचे लाने के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है।
इसी के साथ साथ अक्टूबर माह में अगर हम देखें, इंजीनियरिंग सामान में एक तरह से जो गिरावट आई है, उसका एक सीधा संबंध आप कहीं ना कहीं स्टील और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनमें आप देख सकते हैं। जो इस्पात और उससे बने हुए उत्पाद हैं उनमें अक्टूबर माह में $2 अरब की गिरावट आई है निर्यात में, जबकि ये हमारे निर्यात का एक बड़ा क्षेत्र था। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से समस्या क्या है? समस्या ये है, भारत के घरेलू बाजार में इस्पात और जो संबंधित उत्पाद हैं वो उपलब्ध रहें और उनके मूल्य एक तरह से नियंत्रित रहें। इसके लिए भारत सरकार ने एक तरह से प्रयास किया, और अगर आप देखें तो इसी प्रयास की कड़ी में मई जून के समय में भारत सरकार के द्वारा जो भी स्टील और उससे बने उत्पाद हैं वो जो निर्यात किए जाते हैं उन पर सरकार के द्वारा निर्यात शुल्क लगा दिया गया था। तो निर्यात शुल्क लगाने से हमारे स्टील के उत्पाद क्या है, महंगे हुए, और निर्यात में एक तरह से आप गिरावट देख रहे हैं। सरकार ने अपने इस कदम की जो गलती है उसको पहचाना है, और अब भारत सरकार के द्वारा स्टील और उसके जो उत्पाद हैं उनसे संबंधित जो निर्यात हैं उन पर निर्यात शुल्क को एक तरह से हटा लिया है या घटा दिया गया है। तो इस रूप में आगे चलकर एक तरह से अब निर्यात शुल्क इन पर नहीं लगेंगे जो सरकार ने अभी लगा दिए थे। तो सरकार के द्वारा एक गलत जो निर्णय लिया गया उसका आधार ये रहा कि हमारा जो निर्यात स्टील और उससे संबंधित उत्पाद है उसमें नीचे आया। तो ये प्रमुख कारण है जो अक्टूबर में निर्यात को नीचे ले जा रहे हैं। अगर हम निर्यात की स्थिति की बात करें तो हमने देखा कि भारत में अक्टूबर में गिरावट है। तो क्या अन्य देशों में ऐसी स्थिति है? अगर हम चीन से तुलना करके देखें तो वहां पर लॉकडाउन के जो कड़े प्रतिबंध हैं तो विनिर्माण का उत्पादन एक तरह से कम हुआ है, तो उनमें निर्यात में एक तरह से गिरावट है। तो ये सामान्य सी स्थिति है। लेकिन अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ और देशों की बात करें, जैसे हम वियतनाम की बात करें या अगर हम बात करते हैं फिलीपींस की, तो इन देशों में अगर हम देखें तो निर्यात में वृद्धि हुई है। जैसे अगर हम वियतनाम की बात करें तो लगातार उसकी वस्तुओं की विदेशों में मांग बढ़ी है, और एक साल की तुलना में आप देखें वर्तमान में निर्यात में 4.5% की वृद्धि हुई है, और लगभग $29.18 अरब का वो निर्यात कर रहे हैं। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो अक्टूबर में ये वृद्धि 20% थी। फिलीपींस में अगर हम सितंबर में देखें तो 3 महीने में पहली बार निर्यात बढ़ा है। तो ये दिखा रहा है कि विदेशी मांग एक तरह से पुनर्जीवित हुई है, तेजी से आगे बढ़ी है। यहाँ पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत के जो उत्पाद हैं उनको लेकर मांग की स्थितियां कमजोर हुई हैं, लेकिन अन्य देशों में निर्यात भी गिरा है, ऐसा नहीं है। भारत में प्रमुख रूप से निर्यात में अक्टूबर माह में जो गिरावट देखी जा रही है उसके जो प्रमुख कारण है वो वैश्विक मंदी के साथ में जुड़े हुए हैं, और इसके लिए आप देखें 3 प्रमुख कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो वैश्विक स्तर पर जो मुद्रास्फीति है, अमेरिका में 40 वर्ष के रिकॉर्ड टूटे हैं, और वहां पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आप देखें लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है। तो आप देखें जब भी आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाते हैं तो बाजार में किसी भी तरह का उधार प्राप्त करना एक तरह से क्या हो जाता है, महंगा, यानी उधार लेने की जो लागत है वो बढ़ जाती है। जब भी आप एक तरह से ब्याज दरों को बढ़ाकर उधार की लागत को बढ़ाते हैं, यह अर्थव्यवस्था में एक तरह से मंदी ला सकता है। कारण अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए जो पूंजी है वो प्राप्त करना एक तरह से क्या है, ज्यादा लागत का काम हो जाता है। तो इसीलिए माना यह जाता है कि आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जब ब्याज दरों को बढ़ाते हैं तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है, और यही प्रभाव देखा जा रहा है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ रही हैं और ये उधार की लागत को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर मंदी की स्थिति को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा कारण अगर हम भू राजनीतिक स्थिति को देखें, खासतौर से रूस यूक्रेन के अगर हम युद्ध की बात करें, अभी भी उसके समाप्त होने की संभावनाएं बहुत प्रबल नहीं दिख रही हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर मंदी की संभावनाएं बनी रहेंगी। और वैश्विक मंदी का मतलब यह है कि जो प्रमुख बाजार हैं, अगर हम विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, जैसे अमेरिका की बात करें, यूरोप में देखें, तो वहां पर महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो वहां पर जो महंगाई की स्थिति है तो वहां की अर्थव्यवस्था में एक तरह से जो मांग है वो बहुत अधिक नहीं है, और ये अगर हम देखें तो भारत के निर्यात के प्रमुख बाजार हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे निर्यात नीचे जाएंगे, इसकी संभावना बिल्कुल बन रही थी। अक्टूबर माह में निर्यात की गिरावट का आंकड़ा हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम देश की अर्थव्यवस्था में स्थानीय मांग की स्थितियों को देखें तो वहां पर थोड़ी सी संतोषजनक स्थिति है। जैसे अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें उसमें थोड़े से नियंत्रण की संभावनाएं दिख रही हैं, और एक स्थिति ये बताई जा रही है कि वर्तमान में जो मुद्रास्फीति है वो आयातित नहीं है, यानी वैश्विक स्तर पर अलग अलग जो वस्तु हैं उनके मूल्यों में एक तरह से गिरावट अब धीरे धीरे हो रही है। तो वर्तमान में जो महंगाई है वो घरेलू कारण से है, और माना जा रहा है कि इसका नियंत्रण हो पाएगा जैसे ही बाजार में एक तरह से खरीफ के जो भी उत्पाद हैं वो बाजार में पहुंचेंगे, तो कृषि वस्तुओं के मूल्य जो बढ़े हुए हैं उनमें गिरावट आ सकती है। तो माना यह जा रहा है कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण आने वाले समय में होगा,
और अगर ऐसा होगा तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और जो भी उत्पादन है अगर निर्यात की स्थितियों में आगे नहीं जा रहा है तो देश में घरेलू मांग को पूरा करने में कहीं ना कहीं वो सफल रहेगा। तो अर्थव्यवस्था में समस्याएं थोड़ी सी रुक सकती हैं। आप देखें, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि निजी क्षेत्र में जो पूंजीगत व्यय हो रहा है, जैसे अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें, जैसे मशीनों के निर्माण की बात करें या मशीनों के खरीद की बात करें, तो ये अगर हम देखें वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है उसमें 6 लाख करोड़ के आंकड़े को प्राप्त कर चुका है और पिछले 6 वर्ष में आप देखें सबसे अधिक है। तो जब भी हम निजी क्षेत्र में पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, इसका सामान्य मतलब होता है कि जो भी एक तरह से ऋण निजी क्षेत्र प्राप्त कर रहा है, यानी ऋण प्राप्त करने की स्थितियां बढ़ी हैं और यह अर्थव्यवस्था में अच्छा संकेत है। तो आप देखें कि पिछले महीने 18% के उच्च स्तर पर प्रमुख रूप से आप देखें कि जो भी एक तरह से निजी पूंजीगत व्यय है वो बढ़ा है। तो अगर अर्थव्यवस्था में पूंजी व्यय की जा रही है, यानी आसानी से ऋण लेने की जो स्थितियां हैं वो अर्थव्यवस्था में हो रही हैं, तो ऋण प्राप्त करके अगर अर्थव्यवस्था में पूंजी का निवेश किया जा रहा है तो ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। तो स्थानीय मांग जो है, जो घरेलू स्तर पर है, वो अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण एक कारक बनने वाला है अगर निर्यात की स्थितियों में थोड़ा सा अंतर आता है। एक और आंकड़ा हमारे लिए कह सकते हैं थोड़ा चिंता का विषय है, वो विदेशी मुद्रा भंडार का, और ये कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है किसके साथ में? निर्यात के साथ में। जितना बेहतर निर्यात होगा, विदेशी मुद्रा भंडार आपका उतना ही मजबूत होता है। तो यहाँ पर अगर निर्यात की गिरावट हुई है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर हम 2 दिसंबर 2022 को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसमें अगर हम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को देखें तो यह 561 अरब डॉलर है। अगर हम अक्टूबर माह में आयात के आंकड़े को देखें जो 56.7 अरब डॉलर है और ये पिछले 8 महीने में सबसे निचला स्तर है। तो अगर हम इसको बेंचमार्क मान लें, मानदंड मान लें, तो हमें किसी भी माह में लगभग 56.7 अरब डॉलर आयात करने की अलग अलग वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो इस रूप में हमें ये आंकड़ा एक तरह से चाहिए विदेशी मुद्रा भंडार में। तो आप देखें, अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो हमारे पास जो 561 अरब डॉलर है ये 9 से 10 महीने का जो हमारा आयात है उसको कवर करता है। लेकिन जब हम कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था स्वस्थ रूप में मजबूत है तो यह आंकड़ा 14 से 15 महीने तक का होना चाहिए। और आप देखें, ये जो 14 से 15 महीने का एक रिजर्व है वो हमने महामारी के दौर में भी देखा था, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अगर हम देखें तो 600 अरब डॉलर को पार कर चुका था। तो ये जो आंकड़ा अभी 9 से 10 महीने के आयात कवर करने के लिए दिख रहा है विदेशी मुद्रा भंडार का, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वहां पर लाभ ज़्यादा है ब्याज में, तो भारत से निवेश बड़े पैमाने पर निकला है। खासतौर से अगर हम एफपीआई निवेशक की बात करें तो उस आधार पर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार नीचे ज़्यादा गया है। तो अगर हम 2013 से तुलना करें तो तब भी बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश भारत से बाहर निकला था और उस समय अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 7 महीने का आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का रिजर्व था। लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा 9 से 10 महीने का है। तो तुलनात्मक रूप में 2013 से देखें तो स्थिति अभी भी एक तरह से अच्छी है। अक्टूबर के बाद की स्थितियों में आप देखें जो नवीन आंकड़े आएंगे उसमें प्रमुख रूप से निर्यात का जो बढ़ा हुआ स्तर है उस आधार पर आप देखेंगे विदेशी मुद्रा भंडार आगे चलकर बढ़ेगा। तो निर्यात में एक गिरावट है जो अक्टूबर माह में देखी गई है, ये आप कह सकते हैं कुछ विशेष कारणों के कारण हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत तथ्य हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और इस रूप में अभी भी हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं। तो माना यही जा रहा है कि निर्यात की ये गिरावट एक तरह से इसी माह में होगी, आगे चलकर इसमें सुधार की संभावनाएं प्रबल हैं। आज के अगले आलेख को देखते हैं और यहाँ पर हम 2 आलेखों को सम्मिलित रूप में चर्चा करेंगे। दोनों आलेख अगर हम देखें प्रमुख रूप से भारत और चीन संबंधों की एक तरह से विवेचना करते हैं और जब भी हम भारत चीन संबंधों की बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है, यानी सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में। आप प्रमुख रूप से देखें, इस आलेख में ये कहा गया है कि जिस तरह से तवांग क्षेत्र में चीन के द्वारा एग्रेशन एक तरह से दिखाया गया है, भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया गया है जिसे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से विफल किया है, ये हमारे लिए एक तरह से चेतावनी की स्थिति है। क्योंकि 2020 में अगर हम देखें गलवान घाटी में जो मामला हुआ उसके बाद माना जा रहा था कि इस तरह की स्थितियों से चीन परहेज करेगा, लेकिन लगातार इस तरह की स्थितियां हुई हैं और ये तवांग का मुद्दा आप कह सकते हैं उनमें एक बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह की स्थिति बिल्कुल दिखा रही है कि चीन भारत के साथ में किसी भी तरह से संबंधों को सामान्य करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है और सीमा पर जो भी एक तरह से शांति की स्थिति है उसको लगातार उल्लंघन कर रहा है। हमने कल के वीडियो में इसमें विस्तृत रूप में चर्चा भी की थी कि चीन के द्वारा इस तरह के एग्रेशन की जो कार्यवाही है वो उसके घरेलू कारणों से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है,
जिस तरह से जिनपिंग का विरोध बढ़ा है, विरोध प्रदर्शन बढ़े हैं, लॉकडाउन का विरोध बढ़ा है, चीन में लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जो घरेलू मुद्दे हैं उनसे भटकाव की ये नीति है। भारत चीन संबंधों में सुधार की जो स्थितियां हैं उसमें जो भी पहल हो रही है उसके संदर्भ में जो विरोधी दल हैं उनको भी एक तरह से विश्वास में लेने की आवश्यकता है। इस आधार पर जो भी सरकार के निर्णय होंगे वो राजनीतिक रूप में ज़्यादा सटीक होंगे और पूरे भारत की एकजुट रूप में जो राय है उसको कहीं ना कहीं दर्शाएंगे। तो इस रूप में सरकार को भारत चीन संबंधों में जो पहल की जा रही है सुधार को लेकर उसके संदर्भ में अपनी बातें बताकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे आलेख की अगर हम बात करें जो भारत और चीन संबंधों से जुड़ा हुआ है, द रेस ऑफ टू एशियन जायंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड चाइना सो फार। आलेख में चर्चा ये की गई है कि 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की गई माओ के द्वारा, उसके बाद की स्थितियों में किस तरह से दोनों देशों ने अपना विकास किया है और भविष्य में स्थितियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं दोनों देशों के लिए, और दोनों देशों के आपसी जो संबंध हैं उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र हैं जो प्रमुख रूप से चुनौती के हैं, जहां पर उन्हें एक तरह से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर दोनों देश एक दूसरे से सीख ले सकते हैं और यही आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा का आधार है। भारत 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होता है और आप देखें यहाँ पर विभाजन की स्थिति बनती है और भारत पाकिस्तान दो देशों का निर्माण होता है। तो ये प्रारंभिक स्थिति थी और उसके बाद आप देखें तो देश की अर्थव्यवस्था में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को एक तरह से अपनाया, जहाँ पर हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साथ साथ अगर हम देखें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, दोनों ही अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको एक तरह से शामिल किया। और हमारी कोशिश ये थी कि देश में जो गरीब वर्ग है उसके लाभ के लिए सरकार के द्वारा प्रयास बढ़ाए जाएं। तो हमने प्रारंभ में सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया। तो इस रूप में अर्थव्यवस्था का ज़्यादा रूप एक तरह से आपका सरकारी नियंत्रण में था, खास तौर से अगर हम 1991 से पहले की बात करें। और बाद की स्थितियों में आप देखें कि हमने आर्थिक सुधार को लागू किया। आज़ादी के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था का रूप था, जहां पर अगर हम देखें 5 ईयर प्लानिंग को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया गया और 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रमुख रूप से संचालित की गई। देश की अर्थव्यवस्था में एक जो बड़ा परिवर्तन है वो 1991 के आर्थिक सुधार के माध्यम से हुआ, जहां पर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो आर्थिक नीति है उसका पालन किया और उसका परिणाम ये रहा कि देश की अर्थव्यवस्था में तेज गति से विकास की स्थितियां बढ़ी। इस रूप में भारत में अगर हम देखें तो एक तरह से विकास की स्थितियां आगे बढ़ी। इसी भाग को अगर हम चीन के साथ में देखें तो 1937 से 45 के बीच में चीन और जापान के बीच में अगर हम देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के समय में युद्ध की स्थितियां थी। आगे चलकर अगर हम देखें तो चांग काई शेक के नेतृत्व में जो नेशनलिस्ट चाइना था और माओ के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट चीन था उसके बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अगर हम देखें तो माओ की एक तरह से जीत हुई और राष्ट्रवादी जो चांग काई शेक थे वो एक तरह से ताइवान में जाकर बसे। इस युद्ध के बाद आप देखें माओ के द्वारा अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई और प्रारंभ में आप देखें संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका का विरोध था, उससे बाहर रखा गया। आगे चलकर अमेरिका ने 1979 से चीन के साथ में राजनयिक संबंध पूर्ण रूप से स्थापित किए और ये प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं विश्व की एक तरह से सामरिक स्थिति में चीन के प्रवेश को एक तरह से इंगित करते हैं, क्योंकि इसी के बाद चीन का जो व्यवहार है वो एक तरह से वैश्विक स्थितियों में बदला। इसका सबसे बड़ा कह सकते हैं जो कारण है वो 1978 के बाद अगर हम बात करें देंग जियाओपिंग, जो प्रमुख रूप से एक नेता माने जाते हैं माओ के बाद, जिन्होंने चीन में नेतृत्व संभाला, उन्होंने आर्थिक विकास की स्थितियों को नियंत्रित बाजार व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ाया। यानी कम्युनिस्ट शासन होने के बाद भी अगर हम देखें तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया सरकार के नियंत्रण में और इसने देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद की स्थितियों को नियंत्रित रूप में आगे बढ़ाया। इसके पहले माओ के समय में 1958 से 62 के समय में ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, जिसने बहुत ज़्यादा विकास की स्थितियां नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर विकास को एक तरह से जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया और बड़ी संख्या में भूखमरी से लोगों की मृत्यु हुई। 1966 से 67 में एक कल्चरल रिवॉल्यूशन चलाया गया चीन में माओ के नेतृत्व में। तो जो कम्युनिस्ट एक तरह से नीतियां हैं उनको और मजबूत करने का प्रयास था, तो ये भी अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन 1978 के बाद अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से देंग जियाओपिंग का जो कार्य था वो चीन की अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी था। तो अगर हम 1980 के बाद की स्थितियों में देखें तो चीन ने आर्थिक रूप में तेजी से विकास किया और जो हमने आर्थिक सुधार की स्थिति 1991 में लाई थी वो सुधार 1978 के बाद से ही चीन में लागू थे और परिणाम आप देखिए, वर्तमान में चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सामरिक रूप में भी उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया है।
भारत और चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देश हैं। 2023 में आप देखें तो चीन को पीछे छोड़कर भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है। तो दोनों देशों की वैश्विक स्तर पर जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बड़ी है। और इस रूप में आप देखें दोनों देशों के द्वारा जो भी अलग अलग कार्य किए गए हैं, अगर हम 1947 के बाद की स्थितियों में देखें तो दोनों एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे अगर हम चीन में शिक्षा तंत्र की बात करें तो वो काफ़ी मजबूत है, और आप देखें चीनी जो संस्थाएं हैं वो विश्व में रैंकिंग में काफ़ी ऊपर हैं। उसकी तुलना में भारत में जो शिक्षण संस्थान हैं उनकी रैंकिंग उतने बड़े स्तर पर ऊपर नहीं है। तो शिक्षा पर एक तरह से जो चीन की तरफ से व्यय किया गया है, आप आंकड़ा देखेंगे देश की जीडीपी का लगभग 10% से ऊपर बड़े पैमाने पर किया गया है। आप आंकड़ा देखिए, अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर दें तो ये जीडीपी का 10% है। आप देखें अगर हम 2005 के बाद आंकड़ा देखते हैं तो ये लगातार आप देखें ऊपर बना हुआ, यानी 10% के ऊपर। तो चीन में शिक्षा पर जो व्यय है वो देश की जीडीपी के 10% के ऊपर है। यही आंकड़ा अगर हम भारत में 2021-22 में देखें तो ये घटकर 3% से नीचे आ चुका है। तो ये एक बड़ा अंतर है, जहां पर आंकड़ा भारत में शिक्षा पर 3% के नीचे है और चीन में 10% के ऊपर है। तो हमें शिक्षा पर जीडीपी का जो व्यय है वो बढ़ाने की जरूरत है, और तभी हम अपने यहाँ जो जनसंख्या है उसको एक तरह से कौशल देकर हम अपने मानव संसाधन को बेहतर उपयोग के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर हम अनुसंधान और विकास की बात करें तो यहाँ पर भी चीन का जो व्यय है वो देश की जीडीपी का लगभग 2.4% है, लेकिन भारत में आप देखें तो मात्र 0.7%। तो ये अंतर भी हमें दूर करने की जरूरत है। अनुसंधान विकास पर जो व्यय होगा तो नवीन तकनीकी आधार पर हम आगे तकनीकी विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें चीन तेजी से आगे काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक तरह से सबक लेकर अपने यहाँ अनुसंधान विकास को बढ़ाने की आवश्यकता है। जहाँ तक चीन की बात करें तो चीन को भारत की जो लोकतांत्रिक स्थिति है उससे सीखने की जरूरत है। लोगों के मत के आधार पर सरकारें बनती हैं और स्थिर रूप में सरकारें काम भी कर रही हैं, और लोगों के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण भी हो रहा है। इस रूप में लोगों के जो मानव अधिकार हैं उनके संरक्षण की स्थितियां होनी चाहिए, जो चीन में अगर हम देखें तो काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि चीन सरकार के विरोध करने की स्थितियां लगभग नगण्य हैं। हम जिस तरह से भारत में आसानी से सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार की नीति की आलोचना कर सकते हैं, वो चीन में नहीं है। तो इन स्थितियों को चीन को बदलने की आवश्यकता है, अगर वैश्विक स्तर पर वो अपनी स्थिति को एक तरह से मजबूत रखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को जो भी बेहतर स्थितियां एक देश में हैं, दूसरे को उससे सीख लेने की आवश्यकता है। अब अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो दोनों देशों के समक्ष वैश्विक स्तर पर चुनौतियां क्या हैं। चुनौती अगर हम देखें तो वर्तमान में जो भू राजनीतिक स्थिति है, इसमें अगर हम देखें तो जिस तरह से चीन ने एक तरह से रूस का समर्थन किया है, और आप देखें रूस यूक्रेन विवाद में भारत ने भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं रूस का समर्थन किया है। रूस को समर्थन देने की जब हम बात करते हैं तो भारत और चीन की नीति लगभग एक सी दिखती है, लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, वहां पर दोनों की जो नीति है उसमें एक विरोधाभास आ जाता है, क्योंकि चीन प्रशांत महासागर में, खासतौर से दक्षिणी चीन सागर में अपने आप को विस्तारित कर रहा है। पड़ोसी देशों के जो द्वीप हैं वहां पर नियंत्रण करने के अनधिकृत प्रयास कर रहा है। भारत इस तरह की जो विस्तारवादी नीति है उसका विरोध करता है, और हम एक तरह से इंडो पैसिफिक में शांति स्थापित रखने के लिए प्रमुख रूप से क्वाड के माध्यम से अगर हम देखें तो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग कर रहे हैं, और ये चीन के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। अगर हम वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति देखें तो इसमें चीन के लिए एक तरह से संकट की स्थितियां ज़्यादा हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जिस तरह से अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, भारत जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ा हुआ है, चीन के लिए इंडो पैसिफिक में स्थिति बहुत नियंत्रित नहीं हो पाएगी भविष्य में। खासतौर से ताइवान का मुद्दा, तो ताइवान की स्थिति अगर आगे अनियंत्रित होती है, चीन किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई करता है, तो उसे अमेरिका का विरोध एक तरह से लेना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़ा होगा। तो भू राजनीतिक स्थिति में चीन के समझ चुनौतियां ज़्यादा हैं कि वह अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करे, और इसी का एक नकारात्मक प्रभाव है कि सीमा विवाद को बढ़ाकर चीन अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक दिखावा करता है। 2020 में गलवान घाटी की बात करें या वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, ये दोनों जो कार्रवाई हैं वो चीन की कमजोर भू राजनीतिक जो स्थिति है उसी को दर्शाते हैं। एक दूसरी बड़ी चुनौती एशिया में वर्चस्व को लेकर है, क्योंकि आप देखिए एशिया में भारत और चीन दोनों ही वर्चस्व को लेकर दावेदारी करते हैं, और जिस तरह से हिंद महासागर में भारत ने अपने प्रभाव को मजबूत रखा है, साथ साथ अमेरिका जैसे देशों के साथ सहयोग को बढ़ाकर हम इंडो पैसिफिक में मजबूत हो रहे हैं, तो एशिया में वर्चस्व को लेकर कहीं ना कहीं भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। और कोविड काल में जिस तरह से चीन को घेरा गया है पश्चिमी देशों के द्वारा, और चीन के विकल्प के रूप में आप देखें वैश्विक स्तर पर
चाइना 1 की जो पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है, और +1 के रूप में आप देखें वैश्विक जो सप्लाई चेन है वहां पर भारत को लाने का प्रयास है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है, भारत ये स्थान लेने में सफल रहता है, तो एशिया में वर्चस्व में कहीं ना कहीं चीन पर एक तरह से भारत को बढ़त मिलेगी। चीन में जो राजनीतिक असंतोष बढ़ रहा है, और उसका बड़ा कारण जिनपिंग के द्वारा पूरी तरह से जो तानाशाही एक तरह से बनाई जा रही है, और उसका विरोध बढ़ा है, और ये विरोध बढ़ेगा तो चीन की स्थिति और कमजोर होगी, और ये भारत के लिए एक बेहतर स्थिति बनती है। जहां तक हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, दोनों ही देश एक तरह से कह सकते हैं बराबर सी स्थिति में है। चीन में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जलवायु परिवर्तन पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर जो भी उत्सर्जन है कार्बन का, वो तुलनात्मक रूप में भारत से काफ़ी अधिक है। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत जिस आक्रामक रूप में काम कर रहा है, और हमने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल की बात करी है, उस तरह की स्थितियां वैश्विक रूप में सतत विकास के लिए भारत को काफ़ी मजबूत स्थिति में लाती हैं। और ऐसी स्थिति में चीन पर भी दबाव पड़ता है कि वो भी सतत विकास की ओर एक तरह से आगे बढ़े। तो जो चुनौतियां हैं वो दोनों देशों के साथ में काफ़ी हद तक साझे में हैं, जहां पर कहीं चीन बढ़त पर है और कहीं भारत की। ऐसी स्थिति में अगर आने वाले समय में चीन के द्वारा संतुलित रूप में काम प्रारंभ नहीं किया गया, तो इस आधार पर भारत का जो वर्चस्व है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा, और चीन की स्थिति में एक गिरावट लगातार देखी जाएगी। किसी भी देश के द्वारा अगर अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सही नहीं किया जाता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि आर्थिक और सामरिक रूप में उसकी मजबूती दीर्घकाल तक स्थापित रह पाए, ऐसा होना संभव नहीं होता है, और चीन इसी खतरे से कहीं ना कहीं अब गुजर रहा है। तो भारत के द्वारा जो भी स्थितियां अपनाई जा रही हैं वो भारत के दीर्घकालिक विकास की स्थितियों को मजबूत करेंगी। आज के अगले आलेख को देखते हैं, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। इस आलेख में यूके में एक प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर एक विशेष प्रकार का जो कैंसर है उसका इलाज जीन थेरेपी के आधार पर सफलतापूर्वक किया गया है। इसी इलाज की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो कैंसर का प्रकार है, इसको एक तरह से टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर हम देखें तो यह रक्त कैंसर का एक प्रकार होता है, जिसमें अगर हम टी कोशिकाओं की बात करें, जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स का एक भाग होते हैं, जिनका प्रमुख काम यह है कि शरीर के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो ये टी कोशिकाएं एक तरह से उसको बेअसर करती हैं, उनसे लड़ती हैं और उनको एक तरह से निष्क्रिय करती हैं। कभी कभी होता यह है कि ये जो टी कोशिकाएं होती हैं ये शरीर के खिलाफ हो जाती हैं, यानी इनका जो प्रतिरोध है वो शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, और शरीर की जो स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं उनको ये एक तरह से नष्ट कर देता है। और अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति कमजोर होता है, और आप देखें कि उसकी स्थिति लगातार स्वास्थ्य में गिरती जाती है। और ये जो एक तरह से टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, वो कहीं ना कहीं टी कोशिकाओं में ये जो समस्या है उसी के कारण एक तरह से आगे बढ़ता है। और इसमें माना यह जाता है कि कीमोथेरेपी और जो एक तरह से रेडिएशन है उसके माध्यम से प्रमुख रूप से इलाज किया जा सकता है। लेकिन यूके में अगर हम देखें तो बेस एडिटिंग के माध्यम से प्रमुख रूप से ये जो बीमारी है इसका इलाज करने का प्रयास किया गया, और ये सफल रहा। यहाँ पर अगर हम विशेष प्रकार के इस कैंसर की बात करें तो इसके इलाज के लिए बेस एडिटिंग का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। जब हम किसी व्यक्ति के जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो बेस होते हैं उन्हीं का परम्यूटेशन मिलकर जेनेटिक कोड बनता है, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन शामिल होते हैं। इन अलग अलग बेस के कह सकते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके आधार पर जो भी जीन बनते हैं वो इस तरह के संकेत देते हैं, जिससे कि शरीर में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का एक तरह से निर्माण होता है, और उसके माध्यम से आप देखें शरीर की जो भी अलग अलग क्रियाएं हैं वो संचालित होती हैं। इसीलिए माना जाता है कि इन बेस में अगर किसी तरह का परिवर्तन किया जाए तो जीन में परिवर्तन करके हम कुछ इलाज की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेस एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पर यही जो 4 बेस हैं उन्हीं में एक तरह से एडिटिंग करने की प्रक्रिया इस नए इलाज में की गई है। यहाँ पर बेस एडिटिंग का मतलब प्रमुख रूप से जो हमने 4 बेस की बात करी, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमाइन है, उनमें एक तरह से कह सकते हैं परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि जो टी कोशिकाएं एक तरह से प्राप्त की गई हैं डोनर के माध्यम से, उसमें हम देखें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, और ये परिवर्तन बेस एडिटिंग के माध्यम से प्रमुख रूप से किए जाते हैं। तो परिवर्तन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है? तो बेस एडिटिंग जब की जाती है, यानी हमने जो 4 बेस की बात करी उनमें जब एक तरह से कुछ परिवर्तन किया जाता है तो उसका प्रमुख रूप से कारण क्या था? उसके प्रभाव 3 रूप में दिखाई पड़ते हैं। पहला, टी कोशिकाएं एक तरह से लक्ष्यीकरण का जो तंत्र है वो उनका रुक जाता है, यानी उनके द्वारा जो बीमार कोशिकाएं हैं उनको लक्षित करने का जो तंत्र है वो रोक दिया जाता है। तो टी कोशिकाएं हमला करना बंद कर देती हैं, क्योंकि जिस बच्ची एलिसा का यहाँ पर इलाज किया गया इस प्रयोग में, उसमें अगर हम देखें
तो टी कोशिकाएं उसके शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट कर रही हैं। तो टी कोशिकाओं के हमले करने के तंत्र को ही बंद कर दिया गया, जिससे कि एलिसा के शरीर में जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको टी सेल के द्वारा नष्ट न किया जाए। तो पहला काम तो ये हुआ। दूसरा, आप देखें जो टी सेल होती हैं उन पर प्रमुख रूप से CD7 का एक तरह से एक रासायनिक चिन्ह होता है, इसे आप एक सिंबल कह सकते हैं, केमिकल, जिसके माध्यम से टी सेल की पहचान होती है। तो ये जो CD7 है ये हटा दिया जाता है जो यहाँ पर डोनर टी सेल है। तो जो भी हमने डोनर टी सेल लिया हुआ है उसमें से हमने CD7 वाला जो चिन्ह है वो हटा दिया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी सामान के लिए मान लीजिए ये रिंग एक तरह से पहचान है, तो हर प्रकार के सामान में ये रिंग रहेगी। तो अगर आप रिंग को हटा देंगे तो आप इस सामान को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अब तो इसमें रिंग है नहीं। तो CD7 को हटाने के बाद आप ये जो टी सेल डोनर है इसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो इस पर हमला होने की स्थिति नहीं होती है। और तीसरा, एक तरह से जो बेस एडिटिंग की जाती है उससे प्रभाव ये होता है कि कीमोथेरेपी में जो भी दवाओं का उपयोग किया जा रहा है कैंसर के इलाज के लिए, वो एक तरह से कोशिकाओं को मारने की जो स्थिति होती है, जो स्वस्थ होती हैं, उनको रोक देता है। क्योंकि ये देखा गया है कि कीमोथेरेपी में जो भी दवा उपयोग की जाती है उसके माध्यम से शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं, तो उनको रोक दिया जाता है। तो ये आप देखें 3 प्रभाव हैं जो बेस एडिटिंग से किए जाते हैं। और अंत में आप देखें जो टी कोशिकाएं डोनर के रूप में भेजी गई हैं उनको ये निर्देश दिया जाता है कि चाहे कैंसर की या जो भी टी सेल हों सभी को नष्ट किया जाए। तो कैंसर वाली तो नष्ट होती ही हैं, साथ साथ आप देखें जो टी सेल जिनके ऊपर CD7 का निशान बना हुआ वो भी नष्ट हो जाती हैं। आप देखें जो डोनर वाली हैं वो नष्ट नहीं होती हैं, कारण उनके ऊपर CD7 का निशान है ही नहीं, तो वो बच जाती हैं। तो ये जो कोशिकाएं आपकी डोनर वाली हैं वो सुरक्षित रहती हैं। और कुछ समय बीतने के बाद माना यह जाता है कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको और मजबूत करने के लिए एक दूसरे डोनर के माध्यम से स्वस्थ टी कोशिकाएं जो मरीज है उसके शरीर में प्रवेश कराई जाती हैं। और एलिसा का जो इलाज किया गया वो इसी प्रक्रिया में है। पूरी प्रक्रिया को अगर हम इमेज से देखें तो एलिसा जिस लड़की का इलाज किया गया है उसकी टी सेल में आप देखें प्रमुख रूप से समस्याएं थी, और इस कारण से आप देखें अनियंत्रित रूप में उसके शरीर पर वो हमला करके उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही थी। तो यहाँ पर बेस एडिटिंग के माध्यम से आप देखें कि जो हमारे 4 बेस होते हैं जेनेटिक कोड में उनमें परिवर्तन किया गया, और जो भी एक तरह से डोनर जिसने टी सेल एक तरह से डोनेट किया था उसमें सुधार ये किया गया कि कीमोथेरेपी वाली दवाओं के द्वारा जो स्वस्थ कोशिकाएं उनको नष्ट न किया जाए। इसी के साथ साथ टी सेल पर जो CD7 का निशान था वो हटा दिया गया, जिससे कि डोनर टी सेल की पहचान न हो पाए। और साथ साथ जो रिसेप्टर है वो शरीर से हटा दिए गए, जिससे कि टी सेल बॉडी पर एक तरह से हमला न कर पाए। अंतिम रूप में जो डोनर टी सेल है उनके द्वारा जो कैंसरस और साथ साथ अन्य जो टी सेल है उनको नष्ट कर दिया जाता है, और दूसरे एक तरह से दाता से जो डोनर टी सेल मिलते हैं वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया बेस एडिटिंग की है इसके माध्यम से माना जा रहा है कि जो टी सेल के संदर्भ में ये जो ब्लड कैंसर की स्थितियां हैं इसका इलाज हो पाएगा। तो यूके में एलिसा लड़की का ये जो इलाज किया गया है ये इस तरह का पहला सफल मामला है। आज के अंतिम आलेख को हम देखते हैं, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए हमें सामूहिक रूप में ऐसे तंत्र बनाने पड़ेंगे जो क्षमतावान हो और जो जलवायु परिवर्तन की जो स्थितियां उनका सामना कर पाएं। और इसके संदर्भ में शहरी क्षेत्र प्रमुख रूप से लक्षित किए गए हैं। अगर हम दीर्घकालिक जलवायु कार्य योजना के संदर्भ में देखें तो भारत ने इसका जो विवरण है वो नवंबर में COP27 की जो बैठक मिस्र के शर्म अल शेख में हुई है वहां पर प्रस्तुत किया। भारत के द्वारा दीर्घकालिक जलवायु कार्य योजना के लिए जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया उसको दीर्घावधि निम्न कार्बन विकास रणनीति कहा जाता है, यानी लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर आप देखें इसमें प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक तरह से प्रयास हो पाए, इसके लिए जलवायु लचीला जो शहरीकरण है वो करने के लिए प्रमुख रूप से भारत ने जोर दिया है। भारत की दीर्घकालिक जो रणनीति है उसकी जो आधारशिला है वो जलवायु लचीले जो शहर होंगे वो प्रमुख रूप से होंगे, जैसा भारत ने पेरिस समझौते में भी एक तरह से बात कही थी। शहरी क्षेत्रों में जब हम दीर्घकालिक एक तरह से जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करके विकास करने की बात करते हैं तो 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। शहरी नियोजन में अनुकूलन और संसाधन दक्षता, यानी जो भी शहरी नियोजन है वो वर्तमान जो जलवायु की स्थितियां उसके अनुसार अनुकूलित हो पाए, उसके अनुसार वहां पर सुधार किए जाएं, या जो भी कह सकते हैं आधारभूत ढांचा है विकसित किया जाए। जो संसाधन है
उसका बेहतर से बेहतर उपयोग किया जाए और किसी भी तरह के संसाधन का गलत उपयोग रोका जाए। जैसे जल संसाधन को संरक्षित रूप में उपयोग करना या उसमें रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, जलवायु उत्तरदायी और जलवायु लचीली इमारतें बनाना, यानी इस तरह के निर्माण की प्रक्रियाओं को शहरी क्षेत्र में करना जो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाएं और एक तरह से कार्बन उत्सर्जन की स्थितियों को निम्न स्तर पर लाएं। साथ साथ अगर हम नगर पालिका सेवा वितरण की बात करें, जैसे अगर हम पेयजल की बात करें, सस्ते आवास की बात करें या अगर हम सीवर व्यवस्था की बात करें, इन सभी का वितरण सही रूप में करना, इन सब में अगर हम देखें तो सतत विकास को लक्ष्य बनाकर काम करने की आवश्यकता है। तो रणनीति प्रमुख रूप से क्या है? रणनीति प्रमुख रूप से यह है कि जो भी आपके पास डाटा है उस डाटा का उपयोग करके आप जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं और उसके लिए शहरी नियोजन की रणनीति बना सकते हैं। साथ साथ निचले स्तर पर जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, जैसे अगर हम नगर पालिका, नगर महापालिका या नगर परिषद की बात करें, उनको भी इसमें एक तरह से जोड़ना पड़ेगा और जो भी वित्तीय साधन है वो हमें शहरी स्थानीय निकाय तक पहुंचाने पड़ेंगे, क्योंकि शहर के विकास के लिए स्थानीय निकाय का मजबूत होना आवश्यक है। किसी भी शहर में आप देखें प्रभावी और कुशल रूप में नियोजन उपकरणों की आवश्यकता होती है। नियोजन उपकरण का मतलब प्लानिंग के लिए जो भी अलग अलग साधन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम भूमि संसाधन की बात करें, जल की बात करें या परिवहन के लिए भूमि अधिग्रहण की बात करें, तो जो भी अलग अलग संसाधन है, तो शहर का जो मास्टर प्लान है और जो संसाधन है उनको अगर सही रूप में मिलाया जाए तो आप देखें इस तरह की परियोजनाएं बनेंगी जो व्यावसायिक रूप में भी सफल होंगी और उससे शहरी क्षेत्र का विकास भी होगा, साथ साथ जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को नियंत्रित करने में मदद भी मिलेगी। इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो यूएन हैबिटेट का एक जो कार्यक्रम है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क यानी यूएसएफ, उसके द्वारा काफ़ी मदद दी जाती है। इसके द्वारा हम देखें शहरी क्षेत्रों में प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के जो डाटा हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं और उन डाटा का विश्लेषण करके हम शहरी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि शहरी क्षेत्र में किसी भी तरह के विकास की जो स्थितियां हैं वो डाटा पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं, यानी शहरी क्षेत्र में कौन से उपाय अपनाने पर वो सफल होंगे या असफल होंगे। अगर इस तरह का डाटा हमारे पास है किसी भी कह सकते हैं अनुसंधान के माध्यम से, तो हम सभी शहरों में विकास की स्थितियां बेहतर रूप में ला सकते हैं। जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं कि जो भी पूंजी निवेश शहरी क्षेत्र में किया जाए, चाहे केंद्रीय स्तर हो, चाहे राज्य की नीतियां हो या अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें, सभी को मिलकर एक तरह से शहरी क्षेत्र में एक शहरी एकीकरण के माध्यम से शहरों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस तरह की योजनाएं अगर लागू होती हैं तो शहरी क्षेत्र के विकास कैसे होंगे, उसके उदाहरण दो शहरों से दिए गए हैं। पहला अगर हम भोपाल को देखें तो भोपाल में अगर हम देखें तो परिवहन, वहाँ पर जो भी हरित गृह गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैस, उनके उत्सर्जन का 19% हिस्सा बनाता है। भोपाल में आप देखें जो आपका गैर मोटर चालित परिवहन है यानी नॉन मोटरेबल ट्रांसपोर्ट, वो लगभग 43% है। जैसे हम अलग अलग प्रकार के रिक्शा की बात करें जो व्यक्तियों के द्वारा संचालित हैं, तो इस तरह से आप देखें गैर मोटर चालित जो परिवहन है वो भोपाल में 43% भाग बनाते हैं। तो इसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भोपाल में साझा जो सड़क है उनको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि जो क्षेत्र भविष्य में भोपाल में आर्थिक विकास के केंद्र होंगे या भोपाल में जिन क्षेत्रों में आर्थिक विकास कम हुआ है उन क्षेत्रों से इन सड़कों का संपर्क तेज होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि आप आर्थिक गतिविधि को बढ़ा भी पाएंगे और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की स्थितियों में भी आ पाएंगे, क्योंकि आप देखें कि जो भी अलग अलग परिवहन के साधन हैं उनमें कार्बन उत्सर्जन काफ़ी न्यूनतम है। साथ साथ जो सड़कें हैं उनमें देसी पौधों की प्रजातियां लगाई जाएं और जो भी एक तरह से भूजल है उसको रिचार्ज करने का तंत्र वो भी शहरों में विकसित किया जाए। और ये सारी प्रक्रियाएं करके हम देखें तो प्रति किलोमीटर प्रति वर्ष 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं रोकने की क्षमता भोपाल में विकसित की जा सकती है। ऊपर दिए गए जितने भी प्रयास किए जाएं तो उसमें सामुदायिक रूप में आप देखें लोग कितनी भागीदारी करते हैं, शहरी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का जो मूल्य है वो कितना एक तरह से बढ़ता है। तो ये सारे आंकड़े हमें एक तरह से स्थानीय स्तर पर इकट्ठा करने पड़ेंगे और यही आंकड़े हमें बताएंगे कि जो भी हम अलग अलग मिशन हैं उनमें जो भी निवेश कर रहे हैं या अलग अलग परियोजनाओं में जो धन लगाया जा रहा है उससे कितना एक तरह से शहरी क्षेत्र का विकास हो रहा है, साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद भी मिल रही है। जयपुर में अगर हम देखें तो आदर्श रूप में माना जाता है कि प्रति व्यक्ति जो खुला एक तरह से क्षेत्र है वो लगभग 12 वर्ग मीटर का होना चाहिए, लेकिन जयपुर में ये केवल 1.42 वर्ग मीटर है। और आप देखें इसी के साथ साथ अगर हम जयपुर में समस्याएं देखें तो हीट वेव की समस्या है,
क्योंकि आप देखें जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र का बड़ा प्रभाव रहता है, तो गर्मियों में तापमान बहुत उच्च स्तर पर जाता है, सूखे की स्थिति भी रहती है। और आप देखें मानसून के समय में यहाँ पर बाढ़ की संभावनाएं और बड़े पैमाने पर इस तरह की बाढ़ जयपुर में आई भी हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि जो खुली जगह है और जो भी इस तरह से हरित पार्क हैं वो विकसित किए जाएं। और अगर कम से कम 10% भूमि पर आप देखें जो आवासीय क्षेत्र हैं, अगर खुली जगह है और किसी भी तरह से पार्क विकसित किए गए हैं, तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में इनका तापमान लगभग 1.25 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी ये ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो अगर आप हीट वेव का सामना करना चाहते हैं तो खुली जगह और जो पार्क हैं उनको विकसित करना पड़ेगा जयपुर के क्षेत्रों में। औद्योगिक क्षेत्रों में आप देखें जो एक तरह से हीट आइलैंड की तरह हो जाते हैं, यानी शहर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं पर उद्योग हैं तो वहां पर तापमान तुलनात्मक रूप में शहर के अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा हो जाता है। उसी को हम शहरी गर्मद्वीप या एक तरह से अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। जयपुर के अन्य क्षेत्रों की तुलना में जो जयपुर के औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है, कारण ये शहरी गर्मद्वीप के रूप में डेवलप हो चुके हैं। तो इसीलिए छायादार पेड़ लगाना, शहरी वन क्षेत्र विकसित करना, ठंडी छतें लगाना, यानी छतों पर एक तरह से ऐसे तंत्र लगाना कि छतें ठंडी रहें, और साथ साथ हम ऐसे एक तरह से क्षेत्र शहर में विकसित करें जहां पर तापमान न्यूनतम हो पाए। यानी अगर हम एक तरह से हरित पार्क या ग्रीन पार्क को बनाएं तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार करेंगी और शहर के तापमान में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन लाकर शहर की स्थितियों को मजबूत करेंगी। तो हमें नीले हरे बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। नीले का मतलब यहाँ पर जो भी जल संसाधन है उनके संदर्भ में, और हरे बुनियादी ढांचे का मतलब है जो भी हम पेड़ पौधे एक तरह से लगाते हैं उनकी बात करें। तो दोनों क्षेत्रों में हमें कहीं ना कहीं विकास करने की आवश्यकता है जयपुर जैसे शहरों में। जयपुर में एक बड़ी समस्या रही है कि जो भी एक तरह से आपका छिद्रपूर्ण सतहें हैं वो लगभग अगर हम पिछले 3 दशक में देखें तो 50% उसमें गिरावट आई है। यानी अगर जयपुर में बारिश होती है तो पानी रिस कर निचले भागों में न जाकर एक तरह से शहर में बहता है और ये कहीं ना कहीं बाढ़ का कारण बनता है। और आप देखें कि जो सतही स्टोर में एक तरह से वाटर का फ्लो है जो प्रमुख रूप से सीवर लाइन के माध्यम से होता है या सड़कों पर होता है, उसमें 156% की वृद्धि हुई है। ये शहर में बाढ़ लाने का एक बड़ा कारण बनते हैं। इस तरह की बाढ़ की जो समस्याएं शहरी क्षेत्र में जयपुर में है, समाधान यही है कि जयपुर में जो भी हरित पार्क बनाए जाएंगे वहां पर अगर हम देखें तो रिचार्ज वेल बनाने की जरूरत है, जिससे कि पानी गड्ढों में इकट्ठा होकर नीचे के भाग में रिस पाए। तो ये छिद्रपूर्ण सतहों को कहीं ना कहीं जयपुर में मजबूत करेगा। इसी के साथ साथ पानी के बहने के लिए जो गलियारे बनाए जाएंगे, यानी जो नाले हो सकते हैं या जो सीवर लाइन है वो मजबूत रूप में विकसित की जाए। हमें ऐसे पारगम स्थान भी बनाने हैं जहां पर पानी जो फ्लो हो रहा है वो रिस कर निचली सतहों में जा पाए। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखें पानी का जो फ्लो है उसको रोका जा सकता है या थोड़ा कमजोर किया जा सकता है। तो ये भी बाढ़ को एक तरह से नियंत्रित करेगा। शहरी क्षेत्रों में ऐसे उपाय करना कि जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करके वो आगे बढ़ पाए, तो आगे की राह क्या होगी? इसके लिए प्रमुख रूप से सरकार को गैर सरकारी संगठन, समुदाय पर आधारित जो संगठन है और शैक्षणिक संस्थान, इनको मिलकर कहीं ना कहीं भागीदारी करनी पड़ेगी। शहर में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनके जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो उनके कह सकते हैं आंकड़े आ रहे हैं, उसके आधार पर प्रमुख रूप से जो नीति निर्माता है उनको निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि शहर के विकास हो पाए। यानी अगर किसी योजना से सफलता नहीं मिल रही है तो उसको परिवर्तित किया जाए। इसी के साथ साथ केंद्रीय राज्य मिशनों को मजबूत रूप में एकीकृत करने की आवश्यकता है और समग्र रूप में जब हम विकास की स्थितियों को आगे बढ़ाएंगे और स्थानीय स्तर पर, जैसे अगर हम वार्ड की बात करें या आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जब एक तरह से जोड़ेंगे तो जमीनी स्तर पर विकास की स्थितियां बढ़ेंगी, तभी हम शहरी क्षेत्र में एक सतत विकास आगे बढ़ा सकते हैं। और अंतिम रूप में जो हमने पूरे आलेख में चर्चा करी कि एविडेंस बेस्ड यानी साक्ष्य पर आधारित दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा और तभी शहर में टिकाऊ, लचीला और समावेशी विकास हो सकता है जिससे कोई भी विकास में पीछे नहीं छूटेगा। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत में निर्यात को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की विस्तृत रूप में चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न, 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना, भूमिका, भारत में 2021-22 में वस्तु निर्यात में $400 अरब से अधिक का रिकॉर्ड स्तर प्राप्त किया है और सेवा क्षेत्र को अगर हम मिला दें तो $650 अरब से ज्यादा का निर्यात भारत ने 2021-22 में प्राप्त किया है। तो संभावना निर्यात की प्रबल है। मुख्य भाग में आप अलग अलग उपाय बताएंगे जो निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें, RODTP की बात करें
यानी रिबेट या रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन यानी निर्यात से संबंधित जो भी हमें आयात करना है कोई कच्चे माल का या मशीन का, उसके लिए यह ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम है। और अगर हम वस्त्र निर्यात के संदर्भ में देखें तो स्कीम फॉर रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज यानी ROSCTL स्कीम। तो इस तरह की अलग अलग योजनाओं को आप बताएंगे जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लागू की है। निष्कर्ष में बताएंगे, निर्यात देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है और देश में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलती है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य शहरों को टिकाऊ, लचीला और समावेशी बनाना है जिसमें कोई भी पीछे न छूटे। उपरोक्त कथन के आधार पर भारत में सतत शहरों के विकास के लिए रणनीति की चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न, 250 शब्दों की उत्तर सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, दीर्घावधि निम्न कार्बन विकास रणनीति शीर्षक वाले दस्तावेज में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुक्षेत्रीय उपाय हैं। जलवायु लचीला शहरीकरण पेरिस समझौते के तहत भारत सरकार की रणनीति की आधारशिला है। तो ये जो शहरीकरण की बात है, जहां पर जलवायु लचीला तंत्र हम बना रहे हैं, वो हमारी रणनीति का प्रमुख रूप से आधार है। वो आप भूमिका में बताएं। मुख्य भाग में शहरी क्षेत्र के लिए 3 आयामी जो दीर्घकालिक योजना है वो आप बता सकते हैं। शहरी नियोजन में अनुकूलन और संसाधन दक्षता, जलवायु उत्तरदायी और जलवायु लचीली इमारतें, नगर पालिका सेवा वितरण। यहाँ पर आप जयपुर और भोपाल के जो उदाहरण हैं वो भी दे सकते हैं, किस रूप में इन शहरों का विकास किया जाए जिससे कि ये जलवायु परिवर्तन की स्थिति का बेहतर रूप में सामना कर पाएं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो साक्ष्य आधारित प्रक्रिया से सतत विकास को सही रूप में शहरों में स्थापित किया जा सकता है। यह हमारा 15 दिसंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।